हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका साइंस बाय सुमित सर यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुमित और आपके सामने एक बार पुनः मैं उपस्थित हो चुका हूं स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास के साथ। और ये एनसीईआरटी स्पेशल साइंस सीरीज वाली क्लास के अंतर्गत एक तरीके से नई सीरीज है और इसमें हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस बुक को टू द पॉइंट डिकोड करने वाले हैं, जो आपके बहुत सारे एग्जाम्स के लिए सीधे सीधे उपयोगी है। और इस क्रम में जो सबसे पहला चैप्टर है वो है क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी बुक का पहला चैप्टर, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके ऊपर हम बात करेंगे और इसका प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंस है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि जो भी अभ्यर्थी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो साइड में सब्सक्राइब आपको दिख रहा है ना, बस उसको प्रेस कर देना है, बेल आइकॉन ऑन कर देना है, ताकि इस चैनल पर होने वाली तमाम गतिविधियों की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। और आपका सब्सक्रिप्शन इस चैनल के लिए बहुत अच्छा होगा। आई एम श्योर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनको पहले से ही मैं थैंक यू वेरी मच बोल देता हूं। और ऐसे ही आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है भाई साहब? केमिकल रिएक्शंस हमें पढ़ना है आज के सेशन में। केमिकल रिएक्शंस भांति भांति के होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, इसको हम लोग ना केमिकल चेंज के तहत भी जानने का प्रयास करते हैं। परिवर्तन का एक नाम है, ये रासायनिक परिवर्तन है। आपको विजुअल दिख रहा है कुछ? यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह किसी न किसी रूप में केमिकल रिएक्शंस की प्रक्रिया चलती रहती है। कई बार हम ध्यान देते हैं इस प्रोसेस पे, कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए आपको इस विजुअल के जरिए कुछ बेसिक एग्जांपल केमिकल रिएक्शंस के, जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से सीधे सीधे रिलेटेड है, वो आपको दिख जाएगा। पहला एग्जांपल देखो, जब हम खाना खाते हैं तो वही खाना हमारे पाचन तंत्र में डाइजेस्ट होता है। पहला पिक्चर हमें यह सजेस्ट करता है कि खाना पचना एक प्रोसेस है। क्या ये केमिकल चेंज है? क्या ये केमिकल रिएक्शंस है? मैं कहूंगा हाँ है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में हमेशा कोई ना कोई नई चीज बनती है, न्यू प्रोडक्ट का निर्माण होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। नए पदार्थ या नया कोई भी सब्सटेंस निर्मित होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो खाना खाने के बाद जो खाना पचता है, उससे जो वेस्ट बनता है, वो भी एक न्यू सब्सटेंस ही है। अब जैसे मान लीजिए ये मैग्नीशियम, सेकेंड विजुअल को आप देखो, मैग्नीशियम का फीता है, उसको जब आप बर्नर पे जलाते हो तो उससे राख मिलता है। और राख क्या है? एक नया प्रोडक्ट है। कागज जलाते हो, नई चीज मिलती है। लकड़ी जलाते हो, नई चीज मिलती है। वो एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंज हो सकता है। दूध को दही में बदल दो तो दही एक नई चीज है, जो दूध से बनी हुई चीज है, लेकिन एक न्यू प्रोडक्ट है। दूध से दही का बनना, खाना पचना, किसी पेपर का जलना, मैग्नीशियम फीता का जलना, लोहे में जंग लगना, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज टूटता है और फाइनली हमें एनर्जी मिलती है, ये सब केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स है। तो यहां आपको एक और विजुअल दिख रहा है। देखो यहां पे क्या लिखा है? ग्लूकोज। ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। ग्लूकोज, अगर हम खाना खाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, कहते हैं ना भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक बात है। तो उस भोजन में जो कार्ब्स होते हैं, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, ये हमारे लिए एनर्जी का, ऊर्जा का स्रोत है, ठीक बात है। अब जो भी आप फल खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे स्रोत माने जाते हैं ना। इससे हमें एनर्जी मिलती है, हमारे बॉडी को काम करने में सहायता मिलती है। अब इससे एनर्जी कैसे मिलती है? तो इन भोजन से एक्चुअली में हमें ग्लूकोज मिलता है, इन फूड स्टफ से हमें ग्लूकोज मिलता है फाइनली। और ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में जाता है, सेल, जिससे हमारी शारीरिक संरचना बनती है ना, कोशिका। अरबों खरबों की संख्या में हमारे बॉडी में सेल होते हैं, और इसी सेल के अंदर ये ग्लूकोज जाता है। और ग्लूकोज में एनर्जी कूट कूट करके भरी हुई है, ये बात सही है। लेकिन ये एनर्जी तब तक सेल यूटिलाइज नहीं कर पाएगी जब तक इसे यूटिलिटी योग्य कंटेंट ना मिले। सेल को ग्लूकोज चाहिए, लेकिन यूज करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो एटीपी होता है। एटीपी को ही सेल यूज कर पाएगा, और एटीपी ग्लूकोज से आएगा। तो ग्लूकोज जैसा जटिल पदार्थ हमारी कोशिकाओं के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर, ये फिलहाल के लिए एक सिंपल प्रोसेस से मैं समझा रहा हूं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में फाइनली टूटते टूटते यहां CO2 और H2O में टूट जाता है। अब इसका पूरा डिटेल प्रोसेस है, वो अभी नहीं बता रहा हूं, मैं केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल बता रहा हूं।
फाइनली आप ये समझो कि ग्लूकोज जब सेल में टूटता है तो CO2 और H2O जैसे कंपोनेंट में बदल जाता है और यहाँ ATP एनर्जी निकलती है। तो ये भी तो केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ये ऑक्सीजन निकल रहा है, ATP एनर्जी निकल रही है ग्लूकोज के टूटने से। तो ये भी केमिकल रिएक्शन, इसको हम रेस्पिरेशन या श्वसन कहते हैं, ये भी एक केमिकल रिएक्शन। लोहे में जंग लगना, जैसे लोहे की चीजों को ऐसे खुले वातावरण में ऐसे छोड़ दिया जाता है, नमी युक्त वातावरण में, तो लोहा जो कि आयरन है उसमें पानी और ऑक्सीजन से संपर्क होता है, तब जाकर के एक रिएक्शन होता है और उसका ऑक्साइड बनता है, और इसी को लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो लोहे में जंग लगना भी एक केमिकल चेंज है और इसको केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो अभी तक जितने भी एग्जांपल्स हमने देखा है ये प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल्स है, ये कोई ऐसे एग्जांपल्स नहीं मैंने बताया है जो लेबोरेटरीज के अंदर होता है, प्रयोगशाला में होता है। लेबोरेटरीज में तो हजारों तरह के रिएक्शंस होते रहते हैं लगातार, लेकिन हमारी आम जिंदगी में केमिकल रिएक्शंस के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, 5-7 एग्जाम्पल से आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने बोला था कि यत्र तत्र सर्वत्र हर जगह रासायनिक अभिक्रियाएं होती रहती है भाई साहब। खाना पचने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, हो रहा है रासायनिक या केमिकल रिएक्शन। रेस्पिरेशन की प्रक्रिया जिसमें ग्लूकोज टूटता है, CO2 H2O में कन्वर्ट होता है, ATP एनर्जी निकलती है, ये प्रोसेस अभी भी चल रहा है। लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया ऑलवेज यत्र तत्र होता रहता है ये प्रोसेस। मैग्नीशियम के फीते को जला दो या कागज के टुकड़े को जला दो एंड सो ऑन, दूध से दही बना दो, ऐसे और भी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ में उपलब्ध है जिसमें ये सारे आप देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। तो लिटरली केमिकल रिएक्शंस में न्यू प्रोडक्ट बनता है, ऐसा हम कह सकते हैं। नई चीजें बनती है, वो काम की हो काम की नहीं हो वो अलग बात है, नया पदार्थ बनता है ऐसे हम कह सकते हैं। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन की खासियत होती है। ठीक है, अब खाना अपशिष्ट का निर्माण करता है, ग्लूकोज से CO2 H2O बनता है, ATP एनर्जी निकलती है। लोहे पे जंग लगता है तो आयरन का ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम फीते के जलने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जिसको हम राख के रूप में ऐसे जान लेते हैं। दूध से दही बनता है, सब न्यू प्रोडक्ट है। ऐसे में इन जनरल हम कह सकते हैं कि मान लो A नाम का एक पदार्थ है, ये B से कंबाइन करता है और इसकी वजह से C बन गया। ठीक है ना, ये केमिकल रिएक्शन है। या ऐसे भी हो सकता है कि A प्लस B कंबाइन करे, ये रिएक्ट करे, उससे C और D बन गया। तो इधर वाले जो पदार्थ होते हैं ना, ये वाले A और B, इसको केमिस्ट्री की भाषा में रिएक्टेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और इधर वाले ये लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो चीज होती है उसको हम प्रोडक्ट, या फिर एक से ज्यादा हो तो उसको प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है, उत्पाद भी कहा जाता है। ये केमिकल रिएक्शन में होता है। यानी हम कह सकते हैं ना कि ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। द प्रोसेस in which new substance या maybe new substances are formed with new properties is called chemical reactions. ऐसे में the substance which take part in chemical reactions are called reactant, यानी जो पदार्थ रिएक्शन में भाग लेता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? A प्लस B रिएक्टेंट, अभिकारक हिंदी में इसको कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जो प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं, जिसका निर्माण होता है, जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं, उस उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट्स कहते हैं। तो दिस इज समथिंग, आप कह सकते हैं कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे हम कह सकते हैं। अभिकारक और उत्पाद का केस होता है। ऐसे में जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को हमें रिप्रेजेंट करना होता है, लिखना होता है, तो उसके लिए सबसे सामान्य तरीका जो यूज किया जाता है केमिस्ट्री की दुनिया में या साइंस की दुनिया में, वो है केमिकल रिएक्शंस। यानी मतलब आप ये कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस को लिखने का तरीका शॉर्ट फॉर्मेट में उसे केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस इज केमिकल रिएक्शन which has been written in the symbolic language. This is called chemical equation. देखो, जैसे जिंक है, जिंक एक पदार्थ है, ये किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा है, मान लो ये भी एक पदार्थ है, ये A मान लो, ये B मान लो, इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। लेफ्ट साइड में ना रिएक्टेंट, इसके रिएक्शन से ये जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो ये राइट साइड में इसको प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल इक्वेशन ही तो है। जिंक को संकेत के रूप में लिख दिया, ऑल्दो जिंक की स्पेलिंग ZINC होता है, लेकिन Zn मतलब ये केमिकल संकेत है। ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड को यहां शब्द में लिखा हुआ है वर्ड इक्वेशन में, लेकिन यहां हमने संकेत में लिख दिया। जैसे पानी को वाटर कहते हैं,
तो वाटर तो वर्ड हो गया, लेकिन H2O क्या है? संकेत। और पानी के बदले में अगर आप H2O लिखते हैं तो ये सिंबल है, एक तरीके से पानी का संकेत है कंपाउंड का। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन को उसके कंपोनेंट के संकेत के आधार पर लिखा जाता है, जिंक को Zn लिखा गया है, सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 लिखा गया है, तो हम इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ये आसान होता है लिखना, है ना। तो केमिकल रिएक्शंस को आप चाहो तो वर्ड इक्वेशन में भी लिख सकते हो ऐसे, और आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये वाला ज्यादा आसान होता है। तो दैट इज केमिकल इक्वेशन, नथिंग बट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स और कंपोनेंट्स, वी कैन से दैट, है ना। यही चीज यहाँ पे रिप्रेजेंट की गई है। चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। अभी ऑल्दो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जैसे मान लो एक मैग्नीशियम का फीता है, उसको साफ, एक एक्टिविटी में कुछ पॉइंट बताया गया, मतलब कोई नई चीज नहीं है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर मैग्नीशियम का एक, आप एक तरीके से फीता ले लीजिए, उसको रोकमाल से साफ कर दीजिए और ऐसे बर्नर पे जलाइए उसको जब आप जलाओगे, इस एक्टिविटी में यही बताया गया है, इसे पकड़ के सावधानी से, तो आपको कुछ राख जैसी चीजें यहाँ इस बर्तन में इकट्ठा मिलेगी। ऐसे कागज को भी जलाते तो राख जैसी चीजें मिलती है। तो यूजुअली मैग्नीशियम नाम का एक पदार्थ है और उसको आप जला रहे हो हवा की मौजूदगी में, ठीक है ना। तो उसके बाद जो राख जैसी चीज बनती है, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। इस रिएक्शन में यही हो रहा है, इसको बैलेंस कर दो। सो दिस इज समथिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करते हैं, किसी चीज का जलाना भी एक तरीके का केमिकल रिएक्शन, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। इस एक्टिविटी में यही आपको बताया जा रहा है। सावधानी से आप पेपर को भी जला सकते हो। आपने देखा हो इस एक्टिविटी में कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है इस रिएक्शन के दौरान। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, वो जल रहा था और व्हाइट पाउडर में ये राख में कन्वर्ट हो गया। यही राख मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ दहन के दौरान, यही तो केमिकल रिएक्शन है। फिर और देखो एक और एक्टिविटी, एक टेस्ट ट्यूब में या एक परख नली में आप लेड नाइट्रेट का एक घोल ले लो, केमिकल है लेड नाइट्रेट, ठीक है। चलो लेड नाइट्रेट को हमने ए मान लिया है, दिस इज लेड नाइट्रेट, यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ये केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। और कहते हैं कि इसमें एक दूसरा पदार्थ बी नाम का पदार्थ जिसको पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, उसको डाल दो, मिला दो। अगर आप ए में बी मिलाओगे या इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिलाओगे तो आपको एक पीले कलर का सब्सटेंस लेड आयोडाइड ये मिलेगा, PbI2, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट भी मिलेगा। सो पोटेशियम आयोडाइड ये बी वाला पदार्थ लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो पीले कलर का लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट या अवक्षेप अघुलनशील पदार्थ प्राप्त होता है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है ना, ऐसे हम कह सकते हैं लाइक दिस। एक और रिएक्शन, एक और एक्टिविटी देखो। एक मैं ऐसे सीधे सीधे बता देता हूं कि एक आपने कोई फ्लास्क लिया, ठीक है, और उसमें एक एसिड डाला, कौन सा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? H2SO4, थोड़ा डाइल्यूटेड है, ठीक है, एसिड एक पदार्थ, और इसके साथ एक और पदार्थ जिंक एक मेटल है, धातु, ठीक है, Zn, इसको डाला आपने। जब आप इसमें इस फ्लास्क के अंदर दो पदार्थ मिला देते हो, दो पदार्थ मतलब एक जिंक और दूसरा एसिड, इन दोनों के मिलाने से नया प्रोडक्ट बनता है जिंक सल्फेट, और एक गैस निकलती है जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ये भी तो केमिकल रिएक्शन है। जब आप इन जनरल, वैसे होता भी यह है कि कोई मेटल, मेटल मतलब धातु, सोना चांदी कॉपर जिंक ये सब धातु है। इन जनरल जब किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो कॉरस्पॉन्डिंग कोई सॉल्ट बनता है, लवण बनता है, एसिड मतलब अम्ल, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये इसका सिग्नेचर स्टेप है, इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कि मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो कोई ना कोई करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनेगा, जैसे ये सॉल्ट है, लवण है, और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये तीन एक्टिविटी आपको बता रहा है तीन तरह के केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है कि इस एक्टिविटी में जो कि केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, क्या हो रहा था?
देखो, कभी हमने देखा पीले कलर का प्रेसिपिटेट मिला, तो एक ऑब्वियस थिंग हमें एक्सपेरिमेंट में दिखा कि रंग परिवर्तन, कलर चेंज का केस दिख रहा है। अगर कहीं किसी प्रोडक्ट के का अपना रंग है और एक, मतलब आप समझ लीजिए कोई एक पदार्थ है और उसका अपना एक रंग है भी या नहीं भी, कुछ भी हो सकता है, उसमें कुछ दूसरे पदार्थ को मिला दे, उससे तीसरा पदार्थ बने और वो पहले दूसरे से बिल्कुल अलग कलर का हो। पहला वाला कलरलेस था, दूसरा वाला पदार्थ ग्रीन कलर का था मान लो, और उसको मिलाने से येलो कलर का सब्सटेंस बना, तो न्यू कलरफुल सब्सटेंस निकला। ये इंडिकेशन है कि अगर कलर चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां केमिकल रिएक्शन हुआ होगा, इससे हमें ये पता चलता है। दूसरा, आप ये भी देखोगे एक एक्सपेरिमेंट में, ये जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को आप मिलाते हो ना, ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन जब आप इस फ्लास्क को ऐसे हाथ से टच करोगे ना, तो क्लियरली लगेगा कि पहले से ज्यादा ये फ्लास्क गर्म हो गया। मे भी हो सकता है हीट इवॉल्व हुआ होगा यार, है ना। पूछा, ये एक्टिविटी में बताया गया है कि अगर आप कॉनिकल फ्लास्क को स्पर्श करेंगे ना, तो इसके तापमान में कोई परिवर्तन आप देखोगे, अगर आप रियल में एक्सपेरिमेंट करोगे तो ये थोड़ा गर्म लगेगा। इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ है, टेम्परेचर में, तापमान में वृद्धि हुई है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तापमान में वृद्धि हो रही है, रंग परिवर्तन हो रहा है, ये सब इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अभी आपने तीसरे वाले एक्टिविटी में क्या देखा, एक गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, कोई गैस का निर्माण हो रहा है। ये सब क्या है, मतलब मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि ये एक्टिविटी देख करके हमें ये पता चल रहा है, रंग परिवर्तन हो, तापमान में वृद्धि हो, गैस का निर्माण हो, ये सब सिग्नेचर स्टेप है कि समथिंग केमिकल रिएक्शन इज बीन हैपनिंग, हो रहा है ना? इसीलिए ये अवस्था परिवर्तन हो, स्टेट चेंज हो, रंग में परिवर्तन हो, गैस का निर्माण हो, तापमान में परिवर्तन हो, दिस ऑल आर द इंडिकेशंस ऑफ कि यहां पे आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। ऊपर दिए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर कम से कम ये बात तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया कहीं पे हो रही है या नहीं हो रही है, वो हमें इन सारे स्टेप से पता चलता है। क्या अवस्था परिवर्तन हो रहा है, किसी पदार्थ की कोई अवस्था है और कुछ होने की वजह से अवस्था चेंज हो गया, मे बी केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। रंग में परिवर्तन हो रहा है, लोहा था और लोहा का अपना कलर है और वो ब्राउनिश एक लेयर आ गया, उस पर जंग लग गया, रंग में परिवर्तन हो रहा है। गैस निकल रहा है, एसिड के साथ मेटल को रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ऐसे और भी हो सकते हैं, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। टेम्परेचर में कोई परिवर्तन हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो दीज आर द स्टेप्स, आप कह सकते हैं कि ये वो चीज है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं। अब कुछ एक आध प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे लौह चूर्ण की बात हो रही है, लौह चूर्ण मतलब आयरन, आयरन फिलिंग्स Fe, इस पर HCl डाला जा रहा है, अभी बैलेंस मैं नहीं कर रहा। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जा रहा है, ये एसिड है, देखो ये है मेटल और ये है एसिड। तो अगर आप मेटल और एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो अभी अभी मैंने क्या बोला था कि इससे फिक्स है कि एक गैस निकलती है और उसके साथ साथ कोई सॉल्ट बनता है। तो क्या आप दावे के साथ कह सकते हैं कि जब FeHCl के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, कौन सी गैस निकलती है? अभी एक ही बात हमने की है। तो सीधा सीधा अगर ऑप्शन देखा जाए तो इसमें आप ये रिएक्शन ही देख लो, दिस एंड दिस, पक्का है मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा, कोई गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, निकलने दो। उसके अलावा ये आयरन क्लोराइड जो है ना, फेरस क्लोराइड, ये सॉल्ट है। तो वैसे भी हमने देखा सिग्नेचर स्टेप क्या कहता है कि जब कोई धातु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इस आधार पर पहला ही ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा, क्योंकि गैस तो हाइड्रोजन ही निकले और आयरन क्लोराइड बनता है, तो इसका आंसर ये हो गया। इसके अलावा अभी इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं कि जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ प्रतिक्रिया करता है तो एक पीला अवक्षेप यानी कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। वो पीला अवक्षेप क्या होता है, PbI2 होता है, KNO3 होता है, या इनमें से कोई ABCD 4 ऑप्शन है। तो अगर इसको भी, ये सब चीजें ध्यान रखनी है, यहां से प्रश्न पूछ सकते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको
ध्यान में रखने के लिए सब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आप मिस ना करो किसी भी चीज को। छोटी छोटी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो, यही तो है, यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, ये रिएक्शन है, इसमें इसको मिलाया, क्या मिला, ये पीला अवक्षेप क्या है, PbI2। इसको क्या बोलते हैं, लेड आयोडाइड ही बोलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए, आप देख लो सही आंसर कैसे निकालोगे। तो पहला ही ऑप्शन सही आंसर की तरफ जाएगा। ये सारी चीजें अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है जी। चलो भाई साहब आगे बढ़ जाते हैं। केमिकल इक्वेशन की तो बात मैं अभी कर चुका हूं कि जब किसी केमिकल रिएक्शन को, रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के रूप में लिखना है तो इस तरीके से पूरा नाम नहीं लिखा जाता। ये पोटेशियम क्लोरेट है तो हमने पोटेशियम क्लोरेट की स्पेलिंग थोड़ी लिखी है, सिर्फ सिंबल लिख दिया। गर्मी, हीट के कारण ये टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल गया, तो यही तो केमिकल इक्वेशन है। हाइड्रोजन स्पेलिंग नहीं लिखी है, हाइड्रोजन का संकेत लिखा हुआ। ऑक्सीजन स्पेलिंग नहीं लिखी हुई है, संकेत लिखा हुआ। H2O वाटर नहीं लिखा हुआ, संकेत लिखा हुआ। ये केमिकल इक्वेशन है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। लेफ्ट साइड वाले रिएक्टेंट और इधर वाले प्रोडक्ट होते हैं। और देखो, जैसे ये हाइड्रोजन अणु है, ठीक है, इसको हाइड्रोजन अणु कहते हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। अगर इसमें मैं 5H2 लिख दूं तो इसका मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू बताता है कि 5 हाइड्रोजन अणु की बात हो रही है। ठीक उसी तरीके से H2O एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अगर मैं 10H2O लिख दूं तो इसका मतलब है 10H2O यानी 10 हाइड्रोजन अणु की बात हो रही है। तो कोफिशिएंट भी लिखा जा सकता है। और इस सब का महत्व तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आगे हम लोग बात भी करेंगे। वैसे ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है संकेत के रूप में, शॉर्ट फॉर्मेट में हम उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। सो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, ऐसे हम कह सकते हैं। और रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं इन जनरल। और दूसरी बात, एक और बात, एक बात तो ये हो गया, दूसरी बात कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक जो सर्कमस्टांसेस है, परिस्थितियां हैं, जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया गया। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, ये 2H2 लिखा है, सही से केमिकल रिएक्शन है दूसरा वाला है केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहां बगल में G लिख दिया गया है। G इंडिकेट करता है गैस को, यानी ये हाइड्रोजन जो है ये गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन जो है ये गैसीय अवस्था में, ठीक है ना। और ये जो पानी बना है ये L लिखा हुआ है, L मतलब लिक्विड। जैसे किसी भी पदार्थ के ब्रैकेट में या तो S लिखा होगा या L लिखा होगा या फिर G लिखा होगा। S है तो मतलब सॉलिड, L है तो वो लिक्विड और G है तो गैस। और ऊपर तीर के ऊपर ना आवश्यक परिस्थितियां लिखी जाती है। जैसे मान लो इसको जब आप ऊष्मा दोगे तब ये बनेगा, तो ये परिस्थितियां भी मेंशन करनी होती है इक्वेशन को लिखने के लिए। सिर्फ संकेत लिख देने से काम नहीं चलता है, संकेत भी लिखो, जो जो पदार्थ रिएक्ट कर रहा है उसकी अवस्था भी ब्रैकेट में लिखो। जैसे यहाँ गैस लिखा हुआ है क्योंकि ये गैसीय रूप में है, ये ऑक्सीजन गैसीय रूप में है, पानी जो बना है लिक्विड रूप में है तो वो लिख दो। और किस परिस्थिति में, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब ऊपर लिख दिया जाता है, तब जाकर के कंप्लीट केमिकल इक्वेशंस उसे माना जाता है। इसके साथ साथ अब देखो यहां पे एक और चीज आपको दिख रही है कि ये जो है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। रिएक्शन तो ये भी है, बोलो हाँ, अभिक्रिया तो ये भी है, इक्वेशन तो ये भी है, लेकिन केमिकल तौर पर ये बैलेंस नहीं है। जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखते हो ना तो वो रिएक्शन केमिस्ट्री की भाषा में बैलेंस्ड होनी चाहिए। बैलेंस्ड होने का मतलब संतुलित होनी चाहिए। अब इस शब्द का अपने आप में एक महत्व होता है। आप संतुलित कर भी सकते हो एजेंट ट्रायल प्रोसेस से, वो मैं अभी सिखा दूंगा थोड़ा सा, ठीक है। पहली बात तो संतुलित क्यों होना चाहिए, सवाल ये उठता है कि संतुलित होता क्या है और क्यों चाहिए। संतुलित का मतलब ये है कि जैसे लेफ्ट साइड में जितने एटम हैं उतने ही एटम राइट साइड में होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स in the reactant side should be equal to number of atoms in the product side। अब देखो, अगर मैं पहले वाले इक्वेशन की बात करूं तो मैग्नीशियम एक एटम है,
और ऑक्सीजन O2 है। O2 का मतलब दो ऑक्सीजन, O2 दो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दो है। तो कुल मिलाकर के लेफ्ट साइड में पहले इक्वेशन में इसमें इसमें मैं बोल रहा हूं कितने एटम हो गए, टोटल 3 हो गए, बोलो हाँ। लेकिन जब मैं राइट साइड में यहां निकालता हूं इधर का नंबर, तो एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन, टोटल 2 ही निकल रहा है। इसका मतलब है लेफ्ट साइड में नंबर ऑफ एटम 3 है और राइट साइड में 2 है। दैट मींस ये बैलेंस नहीं है। दोनों साइड 2-2 होता तो बैलेंस होता, या दोनों साइड 3-3 होता तो बैलेंस होता, बट दिस इज नॉट बैलेंस। लेकिन दूसरा इक्वेशन देखो, इधर दूसरे इक्वेशन में क्या देखोगे, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हैं लेफ्ट साइड में 4 है। और यहां देखो MgO नहीं है, 2 MgO है। 2 का मतलब क्या, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन भी है, तो यहां भी 2 + 2 4 है। तो ये दूसरा वाला जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड है। इससे सिर्फ आपको ये पता चला है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना रहा है। ये भी ठीक है, गलत नहीं है, क्योंकि होता यही है। लेकिन केमिस्ट्री की दुनिया में इक्वेशन बैलेंस होने को ज्यादा बेहतर माना जाता है, क्योंकि रूल ये कहता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट एटम्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम। क्योंकि मास कंजर्वेशन का लॉ शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा, कि द्रव्यमान फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। ऐसे देखो, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों होती है, वो मैंने बोला था ना कि क्यों की आवश्यकता आपसे पूछी जाती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। द्रव्यमान ये ऊर्जा संरक्षण में भी ऐसे ही होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है, बस इधर से उधर होता है। मतलब ये जो टोटल मास है इस साइड का, इस साइड के टोटल मास के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के द्रव्यमान कंजर्वेशन की लॉ को फॉलो करेगा। और ये तभी होगा जब नंबर ऑफ एटम सेम होगा। इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो इसका मतलब है पहले वाले इक्वेशन में इधर ज्यादा मास है और इधर कम मास है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में लिखे, समीकरण में लिखे, तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए, तभी द्रव्यमान दोनों साइड का सेम होता है। ठीक है ना। और इसके लिए आप एक और एग्जांपल यहां पे देख लो। हम है तो देखो, ये एक पदार्थ है, ए नाम का पदार्थ, और ये कंपाउंड है, और ये एक एलिमेंट है, बी नाम का पदार्थ। इससे मान लो सी बना और डी बना, ठीक बात है। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। रूल क्या कहता है, मास कंजर्वेशन नियम क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि टोटल मास कंजर्व होना चाहिए, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल होना चाहिए, तभी होगा, तब नंबर ऑफ एटम सेम होगा दोनों साइड। अब देखो पहले केस में, ये पहला इक्वेशन, इस साइड आयरन कितने हैं, अगर मैं जैसे H2 लिखता हूं तो इसका मतलब भी 2 हाइड्रोजन परमाणु हुआ, क्योंकि H और H ऐसे लिखते हैं। और अगर मैं 2H2 लिखता हूं ना, तो इसका मतलब 2 और 2, मतलब एक H2 में 2, तो 2 H2 में कितना होगा, 4, तो टोटल 4 हो जाएगा, है ना। अगर मैं Fe2 लिखता हूं तो इसका मतलब 2 2 Fe, और अगर 2Fe लिखता हूं तो भी 2 ही है, ठीक है ना, नंबर ऑफ एटम 2 ही है, ये याद रखना। अब देखो, ये इस केस में Fe 2 है, 2 एटम है, और ऑक्सीजन 3, तो 3 और 2 5, पहले में 5 हो गया, 2 Fe और 3 ऑक्सीजन 5, और फिर बी भी तो है यहाँ पे, सी भी तो है 1, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 3 2 5, टोटल 6 हो गए। रिएक्टेंट साइड में 6 एटम हो गए। अब प्रोडक्ट साइड में देखो, Fe 1 है, ऑक्सीजन इसमें 2 आ रहा है, तो ऑक्सीजन 2, और कार्बन 1 ही आया, तो कार्बन 1, यानी टोटल कितने हो गए, 4, इधर 6 है, 4, ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। अब यहां पे देखो, इसी चीज को अगर Fe2O3 लिखा, 2 यहां पे लगा दिया, तो इससे Fe2O3 ही रहा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गए, और कार्बन का कार्बन ही रहा, लेकिन 3 1 के बदले 3 हो गया, तो मात्रा बढ़ गई।
इधर भी कुछ कुछ चेंज हुआ। अब यहां पे अगर आप गौर से देखोगे ना तो 2Fe, Fe2 में 2 और इसमें 2 लगा दिया तो टोटल कितने हो गए 4। फिर उसी तरीके से 2O3 को अगर हम टोटल मॉलिक्यूल निकालेंगे तो O3 मतलब क्या, ऐसे हम कह सकते हैं ना, एक 3 ऑक्सीजन, O3 में 3 ऑक्सीजन और टोटल 2 है तो टोटल 6 हो गया, 3 और 2 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऐसे 6, और ये कार्बन 3 हो गया, सब जोड़ोगे तो कितना निकलेगा 6 4 10, इधर 13 है। अब इधर भी कुछ नंबर वंबर बदला गया है, अब कैसे बदला गया उसकी कहानी मैं समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल क्या हुआ ये देखो, Fe4 4 है ना, ऑक्सीजन यही है 2 और 3, इधर 2 और टोटल 3, तो 3 2 6, 3 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 6 ही होगा, और कार्बन 3 सबको जोड़ोगे तो यहां भी 13 ही मिलेगा। अब ये बैलेंस्ड है, दूसरा वाला इक्वेशन बैलेंस्ड है, पहला वाला बैलेंस नहीं था, ऑल्दो दोनों सही है लेकिन बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ दूसरा वाला सही है। तो सवाल ये उठता है कि हम किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, हाउ। ठीक है, बात समझ में आ गई कि बैलेंस करना जरूरी है, और बैलेंस ही आपको बताता है इक्वेशन की मास कंजर्व है, और केमिस्ट्री का लैंग्वेज यही कहता है कि बैलेंस में भी लिखो। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन को देखो, आप कैसे बैलेंस करते हो वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। बैलेंस करना बहुत मुश्किल नहीं है, हिट एंड ट्रायल में मैं आपको 4 से 5 मिनट में समझा दूंगा कि कैसे बैलेंस करना है, आप खुद ही देख सकते हो। पहले तो आप ये देखो कि क्या ये बैलेंस्ड है, ये इक्वेशन क्लियरली मुझे दिख रहा है नॉट बैलेंस्ड, तो मुझे बैलेंस करके लिखना होगा ना। ठीक है ना, कैसे लिखेंगे, पहली बात तो ये देखो, यहां पे अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट वाला रिएक्टेंट साइड में एटम की बात करूं, एटम्स को मैं जोड़ू तो Fe कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं टोटल 2 ही है ना, H2 में 2 ही, और ऑक्सीजन कितने हैं 1, टोटल कितने हो जाएंगे 4। ठीक है ना, 2 1 3 1 4। अच्छा, राइट साइड में क्या है, RHS में क्या है, Fe है भाई साहब आपके 3, ठीक है, ऑक्सीजन है आपके 4, और हाइड्रोजन है आपके 2, 9 है, जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका मतलब आपको बैलेंस करना पड़ेगा इसको, तो पहले मैं आपको फिर से ये इक्वेशन लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखो बैलेंस कैसे करना है, ये बैलेंस तो नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है, क्योंकि इधर वाला कुछ और है नंबर, इधर वाला कुछ और है। तो वो सब बेसिक तरीका मैंने बोला कि इसको बक्से में रखो, चलो ठीक है इसको बक्से में बंद कर दो, कोई बात नहीं, स्टेप में आपके बुक में ये सब लिखा गया है, चलो मैंने भी बंद कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में कोई ऐसा यौगिक चुनो, यौगिक मतलब कंपाउंड, जिसमें आपको देखने से ही लगे कि नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, एटम्स ज्यादा है। ये तो कंपाउंडिंग एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, इसमें 3 एटम है और इसमें देखने से लग रहा है 3 और 4 7। तो मेरे लिए ऐसा यौगिक जिसमें एटम्स ज्यादा है वो कौन सा है, वो है Fe3O4। तो ये मैंने चुन लिया, दूसरा स्टेप ये किया, पहले ऐसे गोल बक्से में लिख दिया इसको, फिर मैंने इसमें से लेफ्ट हो या राइट हो ऐसा कंपाउंड चुना जिसमें मुझे देखने से ही लग रहा है कि नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। सबको आप देख लो, इधर 3 और 4 7 एटम दिख रहे हैं, तो यही सबसे ज्यादा वाला दिख रहा है। अब इस पूरे कंपाउंड में कौन सा ऐसा एटम है जो उसकी संख्या आपको ज्यादा दिख रही है ना। पूरे इक्वेशन में तो ये कंपाउंड मुझे चुनने में आ गया कि चलो इसमें ज्यादा है, लेकिन इसमें भी 4 ऑक्सीजन और 3 आयरन है, तो मुझे टारगेट मिल चुका है कि ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा दिख रही है। अब मैं पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करूंगा, तो जो मुझे ज्यादा दिख रहा है पहले मैं उसको बैलेंस कर लेता हूं। अब इसके लिए क्या करना है भाई साहब, ये देखो सिंपल, पहले 2 स्टेप मैं आपको बता चुका हूं, यही था ना, ये इक्वेशन है ना, ये देखो। अब मुझे पता है कि ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना है, लेफ्ट साइड में
ऑक्सीजन की संख्या सिर्फ एक है। यहां पे देखो H2O में ऑक्सीजन एक ही है ना, मैं स्टेप कर रहा हूं, ये तीसरा स्टेप, इधर 4 है, तो किधर कम है? लेफ्ट साइड में कम है। क्या मैं करूंगा ऐसे हिट एंड ट्रायल, सोचो ऐसा H2O में मैं क्या करूं कि ऑक्सीजन की संख्या लेफ्ट साइड में भी 4 हो जाए, जो राइट साइड में 4 है ना, O4। इसमें एक ही ऑप्शन, अब ये इधर ही नंबर इंक्लूड कर सकते हैं, ऊपर ही। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा ना, 4H2O। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरा काम ऑक्सीजन को लेकर के हो गया। ठीक है जी, ऑक्सीजन बैलेंस है, 4 इधर भी ऑक्सीजन है और 4 इधर भी। अब अगला टारगेट मैं Fe को बैलेंस करता हूं, मतलब जो ज्यादा नंबर ऑफ एटम था पहले उसको कर लिया, फिर उसके बाद Fe को कर लेता हूं, देखता हूं Fe को कैसे करूंगा। तो चौथे स्टेप में अब ये जाएगा, ऐसा मैं इधर क्या करूं कि Fe की संख्या 3 हो जाए, एक ही ऑप्शन है। अब ये Fe3 ऐसे मत करना, ये अनर्थ हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे नहीं किया जा सकता है। आप Fe को 3Fe कर लो, Fe को 2Fe कर लो, ये चलेगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदल सकते हो आप। तो एक ही ऑप्शन है चौथे स्टेप में, मैं क्या कर सकता हूं, यहां 3Fe कर सकता हूं, कर ही सकता हूं। बाकी अब देखो क्या क्या बैलेंस हो गया। मुझे लगता है आयरन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, अब हाइड्रोजन की बारी। तो पांचवें स्टेप में जाएंगे ना, क्या था, 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस H2। ऑक्सीजन डन, Fe डन। अब किसकी बारी है भाई साहब, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो अब देखो हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में ज्यादा है, कितने हाइड्रोजन है, H2 का 4 मॉलिक्यूल यानी 8 हाइड्रोजन है, और इधर 2 ही है। तो क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये 8 हो जाएगा? मेरे हिसाब से ये हो जाएगा। Fe 3Fe प्लस 4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2 लगा दो, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं 4H2। अब आप गौर से देखोगे ना, इधर भी काउंट करो इधर भी काउंट करो, नंबर ऑफ एटम सेम आएगा दोनों साइड। कैसे? अब देखो Fe कितना है लेफ्ट साइड में LHS में, 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, ये है 8, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं, 8 ही है ना। और ऑक्सीजन कितना है, 4, कितने हो गए, 15 एटम हो गए टोटल, ठीक है। RHS में देखो, राइट साइड में देखो, Fe कितना है, 3, हाइड्रोजन भी 8 ही होगा और ऑक्सीजन भी 4 ही होगा, आप देख लो, कैटेगराइज करके देख लो। तो ये अब इक्वल हो गया, ये बैलेंस है। तो सिंपली क्या किया हमने, पहला स्टेप पढ़ के नहीं बताऊंगा, अब ये बॉक्स बनाओ, ठीक है। इसमें से जो बड़ा वाला है कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा दिख रहा है उसको चुनो, और उसमें जो सबसे ज्यादा दिख रहा है ऑक्सीजन, उसको बैलेंस कर लो। उसको बैलेंस करने के लिए जिधर ज्यादा है और जिधर कम है वो देखना होगा, जिधर ज्यादा है उसको छोड़ दो, जिधर कम है उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके, नंबर मल्टीप्लाई करके संख्या को इक्वेट करो। यहाँ ये सब नंबर लिखा हुआ है, ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। फिर ऑक्सीजन का किया गया, ठीक है ना। फाइनली हमारे सामने सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब देखो हमारे सामने बैलेंस इक्वेशन ये, ठीक है, यही था, यही बताया था, 3Fe 4H2O, Fe3O4 4H2, दिस इज बैलेंस इक्वेशन। दोनों साइड परमाणु की संख्या को आप देख लो, परिकलन करो, परमाणु की संख्या को निकालोगे तो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। इधर निकालो 3 प्लस 8 प्लस 4, और इधर भी निकालोगे 3 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है, यही था यहां पे। तो कुल मिलाकर के
ये केस है। तो दैट इज द केस, हिट एंड ट्रायल इसको कहते हैं, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हैं। तो व्हाट इज द केस? यस 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 यस, सारा मैंने समझा दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है और मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो दोनों ओर के तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर है, अतः यह समीकरण अब बैलेंस्ड है, जो अभी लास्ट में बताया था। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि फिलहाल के लिए कहते हैं। करो, देखो कहां क्या कर रहा है, ऐसे करो। क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न हम लोग करते हैं। जैसे H2O मतलब कुछ नहीं हुआ है, बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से करो, 4 से करो, तो कुछ ना कुछ बैलेंस होगा, है ना। तो इस तरीके से संख्या से मल्टीप्लाई करके हम बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। और सॉलिड लिक्विड गैस की अवस्था भी अगर आप लिख दो तो और अच्छी बात है, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ है ना, ये S लिखा हुआ है, तो ये सॉलिड स्टेट में है। और ये H2O गैस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भाप की अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में नहीं है। भाप मतलब वेपर। ये सॉलिड बना और ये वापस गैस बना, तो यहां अवस्था भी लिख दी गई है। तो अब जाकर के पूरा कंप्लीट हो जाएगा बैलेंस्ड इक्वेशन, वी कैन से, ठीक है ना। एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर ले, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की बात कर ले। अभी तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रियाओं की एग्जांपल्स की बात कर ली है हमने, लेकिन अगर मैं प्रकार की बात करूं, टाइप्स की बात करूं, तो लिटरली यहां पे कुछ दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5, कम से कम 5, या टोटल अगर ऑक्सीडेशन और डिडक्शन को अलग अलग कर देना तो ये 6 हो जाएंगे। टोटल ये लिस्ट आपको दिख रहे हैं। इन सबको एक एक करके अभी के लिए हमें फिलहाल जानना है, समझना है, ठीक है जी। कैसे जानेंगे, चलो आ जाते हैं। पहली बात, उदाहरण तो हम बहुत सारे जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन, लेकिन क्या उसके टाइप्स भी है कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, ये इवन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, बिल्कुल है। तो यहां पे जो आपको लिस्ट दिख रहा है, ये सारे लिस्ट एग्जाम्पल के साथ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में आपको याद रखना है। शुरुआत करते हैं ना कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। देखो, केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल होता है, बहुत आसान है। कंबाइन, इसका सिग्नेचर स्टेप क्या है? अगर A प्लस बी कंबाइंड होकर के C बना दे, या A प्लस बी प्लस C कंबाइंड होकर के D बना दे, यानी सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, दो या दो से अधिक पदार्थ कंबाइंड हो रहा है, उससे प्रोडक्ट कोई सिंगल बन रहा है। अगर A प्लस बी जुड़ रहा है तो C बन रहा है, या A B C तीनों जुड़ करके D बना रहे हैं, D प्लस E नहीं बना रहे हैं, प्रोडक्ट सिंगल ही है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, ये देखो, दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिल करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए, कोयले को आप जलाते हो ना, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये क्या है? सिंगल पदार्थ है ना, दो पदार्थ इधर है, उससे एक सिंगल पदार्थ बना। ठीक उसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो H2O बनता है, ठीक है, एरो है, तो ये भी तो सिंगल प्रोडक्ट है। उसी तरीके से क्विक लाइन में पानी डालते हो तो इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो स्लैक लाइन बनता है, सिंगल प्रोडक्ट है ना। इन तीनों रिएक्शन में आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि A प्लस बी हमेशा C बना रहा है, एक ही प्रोडक्ट बना है, ये कॉम्बिनेशन है, C प्लस D नहीं है, ठीक है ना। सिंगल प्रोडक्ट इसकी खासियत है। अब ये देखो, कोयले का जलना, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हो कार्बन डाइऑक्साइड, CaO में पानी ऐड करते हैं तो इससे ये बनता है, तो इसमें पानी का जुड़ जाना, ये भी कॉम्बिनेशन है, लाइक दिस, ठीक है ना। तो क्विक लाइन में अगर आप पानी डालते हो, स्लैक लाइन बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दिस इज द केस। क्रियाकलाप में भी कुछ देखना है, बहुत सिंपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक्स प्लस वाई जेड बना दो, या एक्स प्लस वाई प्लस जेड पी बना दो, सिंगल प्रोडक्ट बना दो। एक एक्टिविटी में क्या बताया गया कि बीकर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, मतलब CaO ले लो, वो जो अभी दिखाया था मैंने, और इसमें धीरे धीरे पानी मिला दो, तो आपको ये रिएक्शन मिलेगा, ये वाला तीसरा वाला, ठीक है।
और साथ ही साथ गर्मी निकलती है यहाँ पे, गर्म हो जाता है। जैसे क्विक लाइम जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हो ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, और फिर हीट निकलती है, यहाँ ऊष्मा इवॉल्व होती है। अगर मान लो A प्लस बी के रिएक्शन से C बने और इसमें हीट भी निकले, ठीक है, तो इस रिएक्शन को केमिस्ट्री में एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक, ऊष्मा क्षेपी इसको कहा जाता है। अगर हीट एक प्रोडक्ट के रूप में निकले, साइड प्रोडक्ट के रूप में, तो एक्सोथर्मिक। अच्छा, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें हीट की जरूरत होती है, जैसे A प्लस बी और हीट डालना पड़ेगा, ऐसे डालोगे तब C बनेगा, तो इसको एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडोथर्मिक, ये याद रखिएगा। ऊष्मा शोषी इसको कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बचपन में पढ़ा होगा ना आपने, कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी सूरज की गर्मी की सहायता से, ऊष्मा की सहायता से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ऐसे पढ़ा। तो वहां सनलाइट की एनर्जी चाहिए, वो एंडोथर्मिक है। लेकिन ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी अगर निकलती है, रेस्पिरेशन, तो हम उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो एंडो और एक्सो, अभी और भी कुछ कुछ मैं बता दूंगा। देखो, पहली बात जो अभी मैंने बताया वो लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ, मतलब इस एक्टिविटी में आपने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाया ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्विक लाइम, ये याद रखना, पूछा जाता है बिना पूछा हुआ। इसमें पानी मिलाते तो स्लैक लाइम बनता है, और गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। जिस बर्तन में ये हो रहा है ना, उसको हाथ दे करके देखोगे तो गर्म हो जाएगा, है ना। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न हुई है, हीट इवॉल्व हुई है। इस अभिक्रिया मिश्रण, इससे अभिक्रिया का पूरा मिश्रण गर्म हो जाता है। जिन अभिक्रियाओं में प्रोडक्ट के निर्माण के साथ साथ हीट भी उत्पन्न होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या बोलते हैं भाई साहब, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब हीट इवॉल्व होना, याद रखना, और एंडो मतलब जिसमें हीट चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक्सो के और एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे ये गैस है, प्राकृतिक गैस है मीथेन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में दहन हो रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, और गर्मी निकल रही है, तो ये एक्सो है। जब श्वसन की बात हम शुरू शुरू में कर रहे थे ना श्वसन की बात, ये देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है, इसमें CO2 H2O, और यहां पे अभी एक ATP शब्द का जिक्र किया था, ये ऊर्जा ही तो है। तो जो ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर होने वाली एक रिएक्शन है, ग्लूकोज टूटता है CO2 और H2O में, और एनर्जी निकलती है बड़ी मात्रा में, बोलो आप, तो उसमें भी एनर्जी इवॉल्व होता है, उसको भी एक्सोथर्मिक बोलेंगे। ऑल्दो फोटोसिंथेसिस में सूरज की ऊर्जा की जरूरत होती है, वो एंडोथर्मिक है, ठीक है। यही बात यहां पे लिखी हुई है। तो कुछ कुछ और एग्जाम्पल में ये बात लिखी हुई है। देखो, ये पूछ सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि जीवित रहने के लिए हमें, एज ए ह्यूमन बीइंग वी कैन से दैट, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और जो हमें भोजन से प्राप्त होता है, ठीक बात है। लेकिन पाचन की प्रक्रिया के समय खाद्य पदार्थ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक बात। जैसे चावल, आलू, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, इन कार्बोहाइड्रेट के टूटने से तो भाई साहब ये मिलता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर के और टूटता है, और एनर्जी ATP के रूप में देता है, और सेल इसी ATP को यूटिलाइज करता है। सेल के लिए यही ATP ऊर्जा है। अभी ATP के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, ये बायोलॉजी का टर्म है, आगे देख रहे हो, यहाँ लिखा है कि छठे अध्याय में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना तो पता चला कि ये एक्सोथर्मिक है, ऊष्मा रिलीज होना। एक और देखो एग्जाम्पल, जैसे कुछ साग सब्जियां होते हैं या खाद्य पदार्थों के अवशेष होते हैं, उनको अगर आप ऐसे छोड़ देते हो ना डिकम्पोज होने के लिए, तो वो कुछ वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वहां भी ऊष्मा निकलती है। साग सब्जियों या जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ये विघटित होकर कंपोस्ट बनाते हैं समय के साथ, और इसमें भी हीट या ऊर्जा निकलती है, इसको भी हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो 4-5 एग्जाम्पल आपको एक्सोथर्मिक का पता चल गया ना। तो अगर आपसे किसी भी लैंग्वेज में पूछा जाए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ऊष्मा निकलेगी या ऊष्मा चाहिए,
अगर ऊष्मा निकलेगी तो एक्सोथर्मिक, और चाहिए तो एंडोथर्मिक। फिलहाल अभी हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इसी क्रम में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन टॉपिक हमारा क्या है, कौन सा रिएक्शन पढ़ रहे हैं, रिएक्शन नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ए प्लस बी सी में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी एक ही हुआ है, इसका मतलब बाकी और भी है, आप पढ़ते हैं इसका जस्ट अपोजिट, डीकंपोजिशन वियोजन। सेकेंड सेकेंड वाला क्या है, अब मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, डिकम्पोजिशन की तरफ जाने से पहले एक और बात जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, ये ध्यान रखो। क्या आप जानते हैं क्या लिखा हुआ है, ऊपर की अभिक्रिया में निर्मित बूझे हुए चूने के विलयन का उपयोग, ये देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लैक लाइम, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखा है, सॉल्यूशन ऑफ स्लैक लाइम प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन, दिस रिएक्शन, इसकी बात हो रही है। ये जो स्लैक लाइम बनता है ना, इसी से व्हाइट वॉशिंग की जाती है घरों में, घरों पे सफेदी की पुताई की जाती है। पानी मिलाते ना, वो देखोगे वो गर्म हो जाता है उसमें, जब पानी मिलाते हो चूने में, तो वही क्विक लाइम स्लैक लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी से फिर पोता जाता है दीवार को। और कहते हैं ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये स्लैक लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी से पोत दिया जाता है दीवार को। समय के साथ ये वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये जो CaOH2 है ना, जिसको आपने दीवार पे लगा दिया, ये वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इससे भी रिएक्ट करेगा, धीरे धीरे रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट ये बनाता है, इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, चमकदार परत बना लेता है। ये देख रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक तो आपने स्लैक लाइम में पानी मिलाया, अब उस पानी के मिलाने से ये मिल गया आपको CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, उससे पोत दिया। अब वो सूखेगा ना कुछ समय के बाद, तो हवा में जो CO2 है उससे ये रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और यही पपड़ी चमकदार परत के रूप में शाइन करने लगता है। सफेदी के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है, इसीलिए बाद में चमक आती है, और इसी से दीवारों पर चमक आ जाती है। और आपको मैं बता दूं कि रासायनिक तौर पर जो मार्बल होता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी यही फॉर्मूला है, इसलिए मार्बल जैसा चमकदार हो जाता है ना। तो संगमरमर का भी रासायनिक सूत्र यही होता है। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। क्विक लाइम में पानी मिलाओगे स्लैक लाइम बनेगा, स्लैक लाइम से दीवार पोतेंगे, और फिर समय के साथ ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ये मार्बल का फॉर्मूला होता है, और यही इसकी पपड़ी चमकदार होती है। 2-3 दिन का टाइम लग सकता है ना। इंटरेस्टिंग, तो इसी से रिलेटेड। अच्छा, अब तक हमने कुछ जो भी बात किया उसके आधार पर एक और प्रश्न है, इसको देखो। निम्नलिखित में से कौन सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का सिग्नेचर क्या बोला था मैंने? संयोजन अभिक्रिया का सिग्नेचर क्या था? A+B हो लेकिन प्रोडक्ट सिंगल ही होगा। हो सकता है A+B+C हो लेकिन प्रोडक्ट हमेशा, रिएक्टेंट 2 से ज्यादा हो सकता है, 3 हो 4 हो, लेकिन प्रोडक्ट सिंगल। तो इसमें कौन सा ऐसा रिएक्शन आपको दिख रहा है जिसमें सिंगल प्रोडक्ट आपको दिख रहा है? मुझे सिंपली पहला ऑप्शन दिख रहा है, ये A है, ये B है, इससे C ही बन रहा है, बाकी इसमें 2 प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें भी 2, तो ये सब नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन आपने अगर लगाया तो ठीक लगाया। उसी तरीके से आप अभी ज्यादा जितनी भी हमने बात की उतनी ही आधार पर आप रिएक्शंस को बता सकते हैं। यहां भी बताओ आप, सिंगल प्रोडक्ट का केस पहले में मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे, दूसरे में सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है, तीसरे में भी सिंगल प्रोडक्ट दिख रहा है मुझे, और चौथे में कुछ और ही दिख रहा है। तो दूसरा और तीसरा कौन सा है? जी ऑप्शन के साथ है। तो आप कहेंगे ना, आपको आता हो नहीं आता हो, बस सिग्नेचर स्टेप से पता चल जाता है कि ये दोनों कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो दूसरा और तीसरा हो गया, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके अलावा एक और प्रश्न आपके सामने है कि ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, अभी क्या हमने बात की थी कि एक्सोथर्मिक की पहचान क्या है? गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलैंड, जिससे क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये अभी हमने देखा, और इसी से व्हाइट वॉशिंग की जाती है। तो वो गर्म होता है ना, तो ये तो एक्सोथर्मिक है, पहला वाला तो है।
अच्छा, दूसरा आगे आप पढ़ोगे, लेकिन ऐसे मैं बता देता हूं कि अगर पानी में थोड़ा थोड़ा करके आप एसिड डालोगे, उसमें भी हीट इवॉल्व होता है, उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। एसिड की शक्ति कम होती है धीरे धीरे। तो इन दोनों में हीट आउट होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ये बात सही है। क्या जल का वाष्पीकरण जब होता है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा चाहिए? जब जल को आप गर्म करते हो तभी तो भाप बनता है ना, तो वहां हीट की जरूरत होती है। तो यहां ऑक्सीजन की इन है, तो ये हो नहीं सकता एक्सोथर्मिक। इवेपोरेशन क्या है? जब पानी गर्म होगा तभी तो वो भाप बनेगा, और गर्म होने के लिए ऊष्मा चाहिए ना, आउट थोड़ी होता है ऊष्मा, तो ये नहीं हो सकता है। कपूर का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कपूर को आप जलाते हो ना, तो ऐसे सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना। तो उसमें भी तो हीट चाहिए ना, ऑक्सी एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये दोनों नहीं हो सकता है, मतलब ये नहीं हो सकता है, पहला दूसरा एक्सोथर्मिक होगा। तो अगर पहला दूसरा एक्सोथर्मिक है तो ऑब्वियसली ए ऑप्शन के साथ इसको लॉक करेंगे। सो हम कह सकते हैं कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, और ऊर्ध्वपातन हो, सब्लिमेशन हो, वाष्पीकरण हो, ये सब ऊष्मा शोषी है। और बाकी ये वाला जो दो, पहला और दूसरा है, वो ऊष्मा चेपी है। तो ये भी हमने बात की। अब आ जाते हैं दूसरे रिएक्शंस की तरफ। दूसरा रिएक्शन क्या है भाई साहब? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है जी। वियोजन अभिक्रिया में मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट। जैसे ए नाम का एक रिएक्टेंट है, टूट करके बी और सी में कन्वर्ट हो गया, मतलब यहां प्रोडक्ट दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन रिएक्टेंट शुड बी सिंगल। ए नाम का पदार्थ है, ये बी प्लस सी प्लस डी में कन्वर्ट हो गया, ये सब टूटने की प्रक्रिया है। अब देखो, फेरस सल्फेट है, ये एक पदार्थ है, आप इसको गर्म करते हो, हीट देते हो, तो ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तीन प्रोडक्ट में टूट गया, बी सी डी। ये कॉम्पोजिशन है। चूंकि अब ये लाइमस्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करते हो तो ये क्विक लैम और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, तो ये भी तो टूटना है ना। ए टूट करके बी और सी में कन्वर्ट हो जाए, या ए टूट करके बी प्लस सी प्लस डी में कन्वर्ट हो जाए। मोर देन वन प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन रिएक्टेंट शुड बी सिंगल। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन। और ये दोनों डिकम्पोजिशन जो आपको यहां दिख रहा है, ये सिचुएशन बता रहा है कि गर्मी देने से ये टूट रहा है। इसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि तोड़ने के लिए ऊष्मा से भी किसी चीज को तोड़ा जा सकता है, किसी चीज को बिजली दे करके भी तोड़ा जा सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है तो उसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। कोई सूरज की किरणों के कारण टूट रहा है, मतलब उसकी रेडिएशन के कारण टूट रहा है, तो वो भी एक डिकम्पोजिशन का कैटेगरी है। तो डिकम्पोजिशन बहुत सारे हो सकते हैं, अभी फिलहाल जो दो दिख रहे हैं ना, ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल है। इसका क्या सिग्नेचर है? ए रिएक्टेंट शुड बी सिंगल, प्रोडक्ट दो से ज्यादा भी हो सकता है। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक बात है। The reaction in which a compound split into two or more simple substances is called decomposition reaction. और बहुत सारे एग्जांपल्स इसके हमने अभी देखे, दो तो कम से कम देखे और आगे भी देखेंगे। एक क्रियाकलाप में जो कुछ बताया गया वो आप थोड़ा सा देख लीजिए, कि एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्रिस्टल ले लीजिए, ठीक है ना, इसके अंदर। ठीक। और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को बर्नर या गैस पर, मतलब जहां से आग निकलती है ना, उसकी ज्वाला पर गर्म कीजिए, जैसे चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। और गर्म करने पर जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग है ना, वो कैसा हो रहा है वो आप चेंज कीजिए, तो इसका रिजल्ट आपको पता है क्या मिलेगा? इस जब आप ये करोगे ना, FeSO4 को आप एक नली में लेकर के उसको ठीक से गर्म करोगे ना, सावधानी से, ऊष्मा मतलब हीट देकर के गर्म करोगे, तो आप इसमें देखेंगे कि ये जो सिंगल रिएक्टेंट है ना, ये इसमें 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 टूट गया। ये डिकम्पोजिशन है, क्योंकि गर्म करने पर फेरस सल्फेट FeSO4 जिसमें पानी भी था, इसका जो क्रिस्टल है ये पानी को लूज कर देता है, और इसी से क्रिस्टल का रंग बदलने लगता है। और ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये भी तो टी
डी है, टीडी मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन, गर्मी के कारण ही हो रहा है, ये था ना, ये सब थर्मल डिकम्पोजिशन है। एक एक्टिविटी में आपको ये पता चल गया। इसके अलावा और देखो, ये भी एक कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का को अगर आप गर्म करोगे ना तो ये डिकम्पोज होकर के इसमें बदल जाएगा। ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। इसका उपयोग उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना भूजा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन की अभिक्रिया ऊष्मीय वियोजन कहलाती है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन ये आपने देख लिया। एक और एक्टिविटी देखिए, एक पथल नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण ले लीजिए और फिर उसको गर्म कीजिए। कोई परिवर्तन देखेंगे आप? लेड नाइट्रेट एक केमिकल लिया गया है। देखो, जब आप ऐसे देखोगे ना, लेड नाइट्रेट को ऐसे नली में लेकर के थोड़ा थोड़ा गर्म करते हो ना, तो आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित हो रहा है। और ये ब्राउन कलर का जो फ्यूम्स है ना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है, ऐसे हम कह सकते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ए नाम का पदार्थ बी, सी, डी इन सब में टूट रहा है। ठीक है जी, तो ये भी क्या है? हीट के कारण हो ना, थर्मल डिकम्पोजिशन का ये भी एग्जांपल है। अब एक डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे अगर पानी में बिजली प्रवाहित करते हैं और बिजली के कारण ये 2H2 प्लस O2 में टूट गया, तो ये ए नाम का पदार्थ कहीं ना कहीं बी और सी में टूट गया, ये भी डिकम्पोजिशन है। बट दिस इज कॉल्ड ईटी, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक्सपेरिमेंट करो, मग्गे में पानी रखो, ग्रेफाइट रॉड एक ऐसे आप परखनली ले लो, उल्टा करके रखो, इसमें ग्रेफाइट रॉड कार्बन वाला रख दो। ठीक है, और इसे जोड़ दो 6 वोल्टेज की बैटरी से बिजली प्रवाहित करने के लिए। ऑन करो स्विच। आप इन दोनों परखनली में, टेस्ट ट्यूब में क्या देखोगे? पानी था इनपुट, ये H2O था, कुछ बुलबुले टाइप के यहां पे आपको दिख रहे हैं। ये इस जगह पे ये हाइड्रोजन का बुलबुला है, और यहां जो दिख रहा है ये ऑक्सीजन का। तो पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया बिजली के कारण, इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। बट एक बात आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे इस पिक्चर में भी देखो तो यहां से यहां तक ज्यादा अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन थोड़ा कम नहीं दिख रहा है, छोटा सा नहीं दिख रहा है। ये आपसे पूछा जाता है कि जब पानी को ऐसे हम तोड़ते हैं ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है, लेकिन उसका अनुपात क्या होता है? तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन निकलता है, 2:1। हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1। इसीलिए आप देखोगे कि हाइड्रोजन थोड़ा ज्यादा मात्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं दिख रहा है यहां से यहां तक, और ऑक्सीजन सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है। छोटी चीज है, लेकिन ध्यान रखना, ये प्रश्न बना के पूछ सकते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्रियाकलाप मैं समझा चुका हूं आपको कि मग्गा लीजिए, पानी लीजिए थोड़ा सा, उसमें इलेक्ट्रोड रॉड को सेट कीजिए, परखनली को उल्टा करके लगाइए, बैटरी 6 वोल्टेज की बैटरी से लगाइए, स्विच ऑन कीजिए, बिजली प्रोवाइड कीजिए। कुछ देर के बाद आपको पानी स्प्लिट होकर के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में बदलते हुए आपको ऑब्जर्व हो जाएंगे। ठीक है ना? और वो पानी बिजली को कंडक्ट करने वाला होना चाहिए। ठीक है ना? ये चीज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। हमने 2 डिकम्पोजिशन देखा, एक गर्मी या ऊष्मा के कारण जो कुछ चीजें टूट जाती है, थर्मल डिकम्पोजिशन। बिजली के कारण पानी को उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन नाम की भी कोई चीज होती है, प्रकाशीय वियोजन। कैसे? सूर्य के प्रकाश में अगर कोई चीज डिकम्पोज हो जाए तो उसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। जैसे देखो, एक एग्जांपल है, एक बर्तन है, चाइना डिश है, उसमें आप सिल्वर क्लोराइड नाम का एक पदार्थ डालो। सिल्वर क्लोराइड को आपने डाला और सनलाइट के सामने इसे रख दो, कुछ देर तक इसको सनलाइट मिलते रहना चाहिए इनपुट के तौर पर। आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में व्हाइट कलर का ये जो सिल्वर क्लोराइड था ना, जो पहले व्हाइट था, ठीक है, धीरे धीरे ये ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रे हो जाता है क्योंकि ये टूट जाता है। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में डिकम्पोज हो रहा है।
सनलाइट की वजह से, तो इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसा ही रिएक्शन से शो करता है। तो ये भी तो ए नाम का पदार्थ बी और सी में टूट रहा है ना, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो 3 डिकम्पोजिशन के टाइप्स हमने अभी देख लिया और एग्जाम्पल के साथ देखा। इसके साथ एक और बात याद रखिएगा कि इस अभिक्रिया का उपयोग, जो अभी आपको यहाँ पे फोटोग्राफी वाला ये जो दिखाया गया है, इसका उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये ऐसे याद रखिएगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, इस रिएक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या है भाई साहब, हमने देखा कि डिकम्पोजिशन के लिए, तोड़ने के लिए, रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए या तो हीट चाहिए या लाइट चाहिए, फोटोलाइट या इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो डिकम्पोजिशन किस प्रकार से हो रहा है, उसमें इनपुट एनर्जी क्या है उस पर डिपेंड करता है। हीट के कारण टूट रहा है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, बिजली के कारण तो इलेक्ट्रोलाइटिक, और अल्टीमेटली इन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। इसलिए डिकम्पोजिशन की ये प्रक्रिया जो है ना, सारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल है। जैसे कॉम्बिनेशन वाले में ज्यादातर हमने क्या देखा, एक्सोथर्मिक, उसमें ऊष्मा निकल रही थी, लेकिन यहां तो ऊष्मा देना पड़ रहा है, ऊर्जा देना पड़ रहा है। तो ये लाइन जो लिखे ना, लास्ट लाइन, कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होते हैं उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये एक तरीके से ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऊष्माशोषी है, एंडोथर्मिक है ना, ऐसे हम कह सकते हैं। अब एक प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए निम्नलिखित अभिक्रिया प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, ये कुछ है लैब में ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए। पोटेशियम क्लोरेट है, गर्म करते हैं किसी कैटलिस्ट के मौजूदगी में और फिर ये बनता है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये रिएक्शन कैसा है। ऑप्शन आपको अगले पृष्ठ पे मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप देख के बता सकते हैं कि ये कैसा रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन में से दो ही चुनना है। तो देखने से तो क्लियरली लगता है कि ए नाम का पदार्थ बी और सी में टूट गया, तो ये तो डिकम्पोजिशन है। लेकिन इसको देखने के बाद क्या लग रहा है आपको, किस तरीके का डिकम्पोजिशन है, इसमें ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा की आवश्यकता है? अब आप ऑप्शन देख करके बताइए कि पिछले स्लाइड पे जो रिएक्शन लिखा गया है ये क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ये डिकम्पोजिशन है और एंडोथर्मिक इन नेचर है, मतलब ऊष्मा चाहिए। इट इज, ये एक तरीके से वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन ऊष्माशोषी की प्रकृति की। या फिर आप कहेंगे कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं है भाई साहब, बी तो काट ही दो। सी देखते हैं, ये अपघटन अभिक्रिया है तथा ऊष्मा के निकलने के साथ संपन्न होती है, हीट रिलीज होती है। अब यहां अगर ऊष्मा लिखा हुआ है तो ये रिलीज थोड़ी है, रिलीज होता तो इधर लिखा होता ना। तो ये एंडोथर्मिक है और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। डिकम्पोजिशन है एंड एंडोथर्मिक है, थर्मल डिकम्पोजिशन है एक तरीके से। तो दूसरा रिएक्शन हो गया। अभी तीसरे की बात कर लेते हैं भाई साहब। ठीक है, तीसरा क्या है, देखो, समझो, जानो और इसका आंसर निकालने का प्रयास करो। कैसे निकलेगा, देखो, विस्थापन। आप इस रिएक्शन को देख पा रहे हो, देखो यहां पे ए नाम का पदार्थ है, बी सी साथ में था। ठीक है, और अब रिएक्शन कुछ ऐसा हुआ कि ए और सी साथ में आ गया और बी बेचारा अलग हो गया। देखा जाए तो इसमें हुआ क्या है, इस ए ने बी को डिस्प्लेस करके खुद ही सी के साथ दोस्ती कर ली। देख रहे हो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, किसी एक ने दूसरे को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, खुद ही जाके बैठ गया। यहां किसने किसको विस्थापित किया है, अगर मैं इसमें देखूं तो ए ने बी को हटाया, बी बेचारा अकेला हो गया, ये बेचारा है। अब सवाल उठता है कि बी ही क्यों हटे, सी को क्यों नहीं हटा पाए, समथिंग या ऐसे कुछ, ऐसे मान लो। या मतलब अगर बी बेचारा हुआ तो इसका रीजन क्या है,
देखो सीधा सीधा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, लैंग्वेज लिखा हुआ है कि इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। सिंपल। इन दिस केमिकल रिएक्शन मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा के फेंक देगा। यानी ए ने बी को हटाया, इसका मतलब सीधा क्या है कि ए इज मोर रिएक्टिव देन बी। जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम वाले को हटा सकता है। ए बी को हटा सकता है, ए बी को डिस्प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि ए ज्यादा रिएक्टिव है। लेकिन बी ए को नहीं हटा सकता है। सिंपल में अगर मैं लिखूं तो लेस रिएक्टिव कभी भी उसको नहीं, मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता। आप देखो यहां पे इसका एग्जांपल देखो, आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट है, साथ में है। अभी इन दोनों का रिएक्शन हुआ, क्या किया भाई साहब, आयरन ने कॉपर को हटा दिया, ये बन गया बेचारा, और खुद ही सल्फेट के साथ कहते हैं आ जाओ मेरे साथ रहो, तुम दोस्ती करो। तो इससे क्या पता चलता है कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जो बेचारा है वो कम रिएक्टिव है। आप और भी देखो, दूसरा एग्जांपल, जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर फिर बेचारा है, जिंक ने हटा दिया। इसका मतलब हम इससे क्या बोल सकते हैं कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, इन सब में ज्यादातर में आप देखो ना, कॉपर ही बेचारा है हर बार। यानी कॉपर काफी कम रिएक्टिव होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए उसको कोई भी हटा देता है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा के खुद ही जाके बैठ जाता है। तो कॉपर सल्फेट यहां था इस कलर का, आयरन नेल इसमें डाला आपने सॉल्यूशन में, लोहे के टुकड़े को डाला, क्या हो गया, रंग चेंज हो गया। आपको ब्लैक दिख रहा होगा लेकिन ये हरा है। तो ये रिएक्शन हुआ कि जो कॉपर सल्फेट था ये आयरन सल्फेट बन गया, कॉपर बेचारा अकेला हो गया। तो यही तो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक्स ने वाई को हटा दिया सॉल्यूशन से, तो एक्स इज मोर रिएक्टिव देन वाई, वी कैन सी दैट। अगर ए ने बी को हटा दिया तो ए इज मोर रिएक्टिव। जो डिस्प्लेस कर दे किसी दूसरे को वो ज्यादा रिएक्टिव। देखो कौन ज्यादा कौन कम रिएक्टिव है उसके लिए एक सीरीज है, ऑल्दो इसे आप मेटल नॉन मेटल में अच्छे से पढ़ोगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि इस सीरीज को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी सीरीज, सक्रियता श्रेणी इसको कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें सबसे जो ऊपर लिखा हुआ है ना पोटेशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड, सिल्वर। देख रहे हो, कॉपर ये सब नीचे की तरफ है, ये बहुत कम रिएक्टिव है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ते हो ना, रिएक्टिविटी घटती जाती है। सबसे ज्यादा पोटेशियम, इसका मतलब क्या है कि एक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सोडियम को भी हटा सकता है, कैल्शियम को भी हटा, सबको हटा सकता है, लेकिन पोटेशियम को सोडियम कैल्शियम हटा नहीं सकता है। जो ऊपर है वो नीचे वाले को हटा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम आयरन को हटा सकता है, यस, बट आयरन एल्यूमिनियम को नहीं हटा सकता है। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। उसी तरीके से आयरन कॉपर को हटा सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को नहीं हटा सकता। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूं, सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप ऐसे समझो कि एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है ना, उससे जो नीचे एलिमेंट आता है वो हट सकता है। ऊपर वाले से नीचे वाला हट जाएगा। ऊपर वाला अधिकारी है, नीचे वाला सबऑर्डिनेट है, तो अधिकारी ही तो सबऑर्डिनेट को हटा सकता है, ऐसे समझ लो। लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। तो कोई आपको इसमें से पूछ दे कि क्या किसी सॉल्यूशन में से मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकता है, आंसर दो। क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को विस्थापित कर सकता है, हटा सकता है? तो शर्त क्या है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए एल्यूमिनियम से, और एक्टिविटी सीरीज कहता है कि मैग्नीशियम से
मैग्नीशियम ऊपर है एल्यूमिनियम से, तो इसका जवाब है हाँ, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को हटा सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को नहीं हटा सकता। कुछ भी पूछे, ये एक्टिविटी सीरीज याद कर लो। कैसे याद करोगे? मेरा ट्रिक है PSC, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, का माजिल, देखो PSC मतलब पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम टॉप पे है, माजिल मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड, PSC का माजिल हाई कोर्ट में सो गया, ये गाना याद कर लो, PSC का माजिल हाई कोर्ट में सो गया। तो माजिल में आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल जाएंगे सीक्वेंस के साथ, हाई कोर्ट मतलब हाइड्रोजन, फिर कॉपर, कोर्ट मतलब कॉपर, में मतलब मरकरी, सो मतलब सिल्वर, गया मतलब गोल्ड। PSC का माजिल हाई कोर्ट में सो गया। तो आप इससे कभी भी किसी तरीके का प्रश्न आएगा तो ये गाना याद करके आंसर बता सकते हैं आराम से। सीक्वेंस याद रखना। ऐसे पूछ सकते हैं कि क्या जिंक लेड को डिस्प्लेस कर सकता है, तो आप देखो जिंक ऊपर है, लेड हाँ बिल्कुल कर सकता है। क्या लेड कॉपर को कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कॉपर लेड को कर सकता है ना? तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। सो दिस इज समथिंग व्हाट वी कैन से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक ज्यादा ताकतवर, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने दूसरे को हटा दिया, खुद ही जाके बैठ गया सॉल्यूशन में, ठीक है। उसी तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस एक्सचेंज होता है। इस बार तो आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखा कि यहां समथिंग कॉपर हट चुका है, आयरन चला गया, जिंक कॉपर को हटा चुका है, एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। लेकिन कभी कभी डिस्प्लेसमेंट दो होता है, वो भी आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे आप इसको देखो, ए पे प्लस चार्ज है और एक्स पे माइनस चार्ज है, ठीक है ना। जैसे NaCl हो गया, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, ऐसे मान लो। और इसके साथ एक ऐसा रिएक्शन हो रहा है, ये भी एक कंपाउंड है, बी पे प्लस चार्ज है और वाई पे माइनस चार्ज। रिएक्शन इनके बीच में भी हो रहा है, बट हो क्या रहा है देखो, माइनस वाला यहां पे रहा, लेकिन नेगेटिव चार्ज वाला रहा यहां पे, ठीक है, ये देखो नेगेटिव चार्ज, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो ए वाला था वो हट गया यहां से और बी वाला आ गया। मतलब बी ने कहा ए को कि भाई साहब मैं आप ही जैसा हूं, आप हट जाओ हट जाओ। तो ए ने कहा उससे मुझे क्या मिलेगा, कहेगा कोई बात नहीं आप मेरी जगह पे आ जाओ। तो ए इसके साथ चला गया, दोनों बन गया, नया प्रोडक्ट बन गया। देख लो, इसमें माइनस इसमें प्लस आया, इसमें माइनस इसमें प्लस आया, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि इधर वाला प्लस इसके द्वारा डिस्प्लेस हो गया और ये इसके द्वारा, मतलब आदान प्रदान हो गया, ये इधर आ गया ये इधर आ गया। इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह, जिसे हम आयंस भी कहते हैं, एक्सचेंज होता है। ये देखो, ये 2Na प्लस ऐसे लिख दो, ये प्लस चार्ज है सोडियम पे, और SO4 माइनस माइनस, ये नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस चार्ज है 2 माइनस, और ये पॉजिटिव चार्ज है, डबल पॉजिटिव चार्ज, ऐसे मान लो। मैं ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। अब देखो यहां क्या हुआ, माइनस वाला तो रहा, लेकिन प्लस वाला जो यहां सोडियम था वो अब बेरियम हो गया, बेरियम आ गया, और इधर जब बेरियम इधर आया तो सोडियम इधर चला गया। तो इसका मतलब है आदान प्रदान हुआ, एक हटा दूसरा आया, ठीक है। तो इससे बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, दो विस्थापन हुआ है ना। सो दिस इज द केस। और कहते हैं कि जब इस तरीके का रिएक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, इस रिएक्शन में सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है ना, तो बेरियम सल्फेट का एक सफेद रंग का प्रेसिपिटेट मिलता है, अघुलनशील टाइप का पदार्थ, जिसको अवक्षेप कहते हैं। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट है ना, चूंकि ये पदार्थ इनसॉल्युबल टाइप का प्रेसिपिटेट देता है, तो इसलिए इस रिएक्शन को ना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कभी कभी ये पूछ देते हैं कि बेरियम सल्फेट जो मिला है ये प्रेसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में, एक अघुलनशील टाइप के पदार्थ के रूप में मिला है। तो इस रिएक्शन को ही, डबल डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं भाई साहब, इसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपन अभिक्रिया। ये याद रखना। तो चौथा हो गया। और भी देख लो डबल डिस्प्लेसमेंट का, ये भी एग्जांपल, इसमें भी आदान प्रदान हो रहा है, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस। अब कितने माइनस कितने प्लस उसकी बात छोड़ दो,
बट आदान प्रदान ही तो हुआ है यहाँ पे, एक बार खुद ही देखो, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का केस हो गया। तो ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि ये आदान प्रदान हो रहा है और व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इसको बोलते हैं। अब ऐसे कैजुअली अगर मैं पूछूं इस रिएक्शन में आपको क्या लग रहा है, अब ये जरूरी नहीं है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। अगर मैं कायदे से देखूं ना, तो मुझे यहां दिख रहा है कि एल्यूमिनियम ने इस आयरन को बेचारा कर दिया, एल्यूमिनियम कह रहा है आयरन को भागो यहां से। क्यों? इसका मतलब है एल्यूमिनियम शुड बी रिएक्टिव देन आयरन। क्या ये सही है? मुझे तो ये दिख रहा है कि एल्यूमिनियम ने आयरन को हटा दिया और खुद ही ऑक्सीजन के साथ एक प्रोडक्ट बना लिया और आयरन बेचारा अकेला हो गया। ये संभव तभी होगा जब एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव हो। और एक्टिविटी सीरीज में क्या बताया गया था आपको? कहां गया एक्टिविटी सीरीज? एल्यूमिनियम यहां पे है और आयरन यहां पे है। यस, एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्यूमिनियम तो हटा ही सकता है। ठीक है जी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, है ना। एक और प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, धातु ए धातु बी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है, किंतु धातु सी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करने में सक्षम नहीं है। ध्यान से सुनो, मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर देता है, इसका मतलब है ए इज मोर रिएक्टिव देन बी, इसका मतलब तो यही ना। मेटल ए डिस्प्लेसेस मेटल बी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट नॉट एबल टू डिस्प्लेस सी, सी को नहीं कर सकता है भाई साहब। सी को विस्थापित करने में सक्षम नहीं है। तो अभी फिलहाल ए बी सी में सी ज्यादा रिएक्टिव है, ए और बी में ए ज्यादा रिएक्टिव है, सी ज्यादा रिएक्टिव हो गया क्योंकि ए तो इसको भी नहीं कर रहा है ना। अच्छा, दूसरा देखो, धातु बी धातु डी को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित करती है। धातु बी और डी की बात करेंगे तो डी को हटा सकता है, तो डी सबसे लास्ट में ही आना चाहिए ना। तो अब देखो, इसका अपना दिमाग लगाना है, 8 से सोचो, सीधा कॉन्सेप्ट है। पहली बात, ए और बी में चुनना है तो ए ज्यादा रिएक्टिव है बी से, और उससे भी ज्यादा रिएक्टिव है सी, क्योंकि ए बी को कर देता है लेकिन सी को नहीं कर पाता है। तो सबसे टॉप पे क्या है भाई साहब? सबसे टॉप पे तो सी है, और बी डी को कर रहा है, तो इसका मतलब है बी डी से ज्यादा रिएक्टिव। तो हम क्या बोल सकते हैं कि दूसरे सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? सेकेंड, फर्स्ट तो सी है, तो ये आपको लगाना नहीं है, दूसरा ए ही होगा ना। आप सोचो, खुद सोचो कि ए ने बी को हटा दिया तो ए ज्यादा रिएक्टिव है बी के तुलना में, लेकिन सी को नहीं हटा रहा है तो सी ज्यादा रिएक्टिव है, सी फर्स्ट है। और धातु बी जो है, धातु डी को विस्थापित करती है, तो इसका मतलब बी से भी नीचे डी है। तो पहले नंबर पर तो सी ही होगा, फिर दूसरे नंबर पर ए, फिर बी डी, ऐसे। तो ए दूसरे नंबर पर आएगा, पहले नंबर पर सी। ठीक है। एक और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया या अभिक्रियाएं हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट अभी हमने देखा था ना, आयंस एक्सचेंज कहां दिख रहा है आपको? ठीक है ना, ये मुझे सिंगल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है क्योंकि पी भी खुद यहां चला गया और ये हो नहीं सकता है। हाँ, यहां ये अभी हमने देखा भी है कि ये वाला तो है आयंस का आदान प्रदान, ये कॉम्बिनेशन है और ये भी कॉम्बिनेशन, मतलब ये अलग तरीके का है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कोरिलेट होगा, ओनली यहां पे बी होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, चौथा हो गया। पांचवे पे आ जाते हैं, पांचवा और छठा एक ही साथ है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को उपचयन कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण भी इसको कहते हैं, उपचयन। देखो, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो आप यहां से देखो कि अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है
तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडेशन है। कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गया तभी तो ये ऑक्साइड बन रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना। साथ ही साथ हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का हटना। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, देखो ये NH3 है, कुछ रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद इसमें जो हाइड्रोजन था ना, ये NH3 के साथ हाइड्रोजन था ना, ये N ही रहा, हाइड्रोजन कहीं चला गया, तो ये भी तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी ऑक्सीजन जुड़े तो ऑक्सीडेशन, ये सबको पता है, लेकिन हाइड्रोजन हट जाए तो ऑक्सीडेशन हो सकता है। और तीसरी चीज है कि अगर A नाम का पदार्थ है और इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, A+ हो गया, तो इलेक्ट्रॉन लूजर ऑक्सीडेशन है। जो मेटल होते हैं ना, जैसे Na है, ये अगर Na और Na+ में ये अंतर है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन का हटना, इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, Mg है मैग्नीशियम, Mg++ प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज आने का मतलब इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी को, तो हम इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, रिडक्शन में क्या होता है जी, उल्टा कर दो, रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस, ऑक्सीजन अगर हट जाए, जैसे यहां देखो CuO में ऑलरेडी ऑक्सीजन था, लेकिन यहां ऑक्सीजन हट गया, तो यहां रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन का हटना। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आ गया तो ये ऑक्सीडेशन है। इस रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन। तो रिडक्शन में हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन में लॉस किसका है, ऑक्सीजन का। और अगर हाइड्रोजन मिल जाए, जैसे ये देखो गेन ऑफ हाइड्रोजन, ये Br है ना, Br को हाइड्रोजन मिल रहा है तो H आ रहा है, तो यहां रिडक्शन हो रहा है। ठीक, और इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब क्या है, जैसे क्लोरीन है और ये Cl- में आ गया, तो ये रिडक्शन है, नेगेटिव चार्ज आ गया। किसी पे माइनस चार्ज आने का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो उसको रिडक्शन कहते हैं। तो ये 2-3-4 चीजें आप याद रखोगे, मुझे लगता है याद रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, आप देखो H2S में हाइड्रोजन हट गया तो ऑक्सीडेशन हुआ, और क्लोरीन में हाइड्रोजन जुड़ गया तो रिडक्शन हुआ, है ना। यहां देखो A था, अभी नॉर्मल एटम है, लेकिन इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया A+, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। B था, नॉर्मल है, इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिडक्शन हो रहा है। अगर आपसे कोई पूछे इससे ये बन गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। कोई आपसे पूछे इससे ये बन गया, क्या हुआ, रिडक्शन। तो 2-3 चीजों के आधार पर आप कह सकते हैं ऑक्सीडेशन, दिमाग में सेट कर लो। गेन किसका होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, और बाकी दो का लॉस, इलेक्ट्रॉन का लॉस, हाइड्रोजन का लॉस। रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, सॉरी रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन, इलेक्ट्रॉन का गेन, और लॉस सिर्फ ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, तो यहां ये बात आप याद रखेंगे, कहीं भी ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है तो ऑक्सीडेशन, कहीं भी हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन हट रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो ऑक्सीडेशन, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का लॉस होता है तो रिडक्शन। यहां इलेक्ट्रॉन की बात नहीं दी गई है, लेकिन कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन लूज करना, पॉजिटिव चार्ज आना, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना, रिडक्शन। रिडक्शन की बात भी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है ना। यहां ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, आप देख लो। इस रिएक्शन में जब होता है ना, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो रहा है ना, तो इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, याद रखना। रेडॉक्स ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों, इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, अपचयन दोनों हो रहा है, तो रेडॉक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, और दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन लाइफ का मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या एग्जांपल है,
जैसे मेटलिक कोरोजन के बारे में आपने सुना होगा कि कोई मेटल है, जैसे लोहे में जंग लगना, मैं आपको सीधा सीधा दिखाता हूं। लोहे में जंग लगना समथिंग ऑक्सीजन का जुड़ना है, यह एक तरीके से एक प्रोसेस है ऑक्सीडेशन का। डेली लाइफ में ये भी एक एग्जांपल है। सिल्वर है, ये देखो, कॉपर है, जैसे लोहे। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, अब कोई धातु ऑक्सीजन, मॉइस्चर, एसिड आदि के संपर्क में आया और उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाए, हल्का हो जाए, संक्षारित हो जाए, तो उसकी गुणवत्ता खराब होती है। लोहे में जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना, ये सब एक तरीके से डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। ऑल दो यसद लेपन, विद्युत लेपन व पेंट करके इन चीजों को रोका जा सकता है। जैसे लोहे के ऊपर आप पेंट लगा दो, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दो, तो उससे ना बाहरी संपर्क कट जाता है और ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया, मतलब जंग लगने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। जंग फ्री या रस्ट फ्री आयरन में उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कोरोजन संक्षारण एक तरीके से धातु की गुणवत्ता खत्म होने जैसी स्थिति है, या उसकी क्वालिटी क्षीण होती है, ऐसे हम कह सकते हैं। आयरन भुरभुरा हो जाए, सिल्वर काला हो जाए, तो यही सब है ना कोरोजन। और कोरोजन को हम जिंक की परत चढ़ा करके, जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, उससे कम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी हम कर सकते हैं, पेंट लगा करके भी हम कम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं बाहरी संपर्क से उसे हमें रोकना होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। और इसी तरीके से ऑक्सीडेशन का एक और एग्जांपल है विकृत गंधिता, जिसको हम रेंसिडिटी कहते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसको कहा जाता है। जैसे मान लो ये टमाटर है, मान लो नहीं, ये है ही, बहुत समय तक ऐसे ही कुछ अनप्लीजेंट कंडीशन में रह गया, धीरे धीरे खराब होने लगता है। इसमें ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ये कुछ ऐसे बदल गया। नॉर्मल सेल जो टमाटर के अंदर था, फ्री रेडिकल्स, जर्म्स, बैक्टीरिया, हानिकारक सूक्ष्म जीवों के कारण इसमें रिएक्शन हुआ और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला गया, ये बेकार हो गया। इससे अजीब तरह की गंध आ रही है, ये खाने लायक नहीं रहा। फ्रेश ऑयल है, कुछ रिएक्शन हुआ, रेंसिड ऑयल बन गया, बेकार हो गया। खाद्य पदार्थ इससे खराब होते हैं। तो खास करके वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री जो होते हैं ना, आमतौर पर देखा जाए तो ये हवा के संपर्क में आने पर ना उपचयित हो जाते, ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, जिससे उनका स्वाद, गंध सब बदल जाते हैं। और इसी को रेंसिडिटी, विकृत गंधिता कहते हैं। गुणवत्ता खराब हो जाती है, ये खाने लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए खाद्य पदार्थों में ये सब चीजें, खास करके जो तैलीय चीजें हैं, वो जल्दी खराब हो जाती है। इसीलिए इनको बचाने के लिए आपको कुछ प्रयास करना होता है। जैसे आप देख रहे हो ना, ये चिप्स जो तेल में तला भी जाता है, तो इसमें ना नाइट्रोजन गैस पैकेट में भर दिया जाता है हवा को निकाल करके, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, कम से कम ऑक्सीजन ना मिले, नहीं तो फिर चिप्स जल्दी खराब हो जाएगा। और कुछ भी खाद्य पदार्थ आप देखते हैं, जैसे एयर टाइट कंटेनर में भरा जाता है, तो कम से कम आप एयर को उसके अंदर जाने से रोकने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ऑक्सीडाइज्ड होने पर तेल और वसा विकृत गंधी हो जाते हैं, उसके स्वाद गंध बदल जाते हैं। और प्रायः तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों में ऑक्सीडेशन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन को रोकते। इसे एयर टाइट या वायुरोधी बर्तनों में, आप कह सकते हैं कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से ऑक्सीडेशन की गति धीमी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर, हवा को हटाकर के नाइट्रोजन जैसे निष्क्रिय गैस को या कम सक्रिय गैस को भर देते हैं, ताकि चिप्स का ऑक्सीडेशन ना हो, है ना। ये सब कुछ तथ्य है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा एक प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन झूठ है, ये याद रखना है। इनकरेक्ट, सत्य वाला नहीं, इनकरेक्ट आपको चुनना है। अब ये रिएक्शन है, इसको बोलेंगे लेड ऑक्साइड, इसको बोलेंगे कार्बन। अब देखो हो क्या रहा है, लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन। तो आप, मैं आंसर तक नहीं जा रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। पीबीओ से पीबी बनाना, ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन का हटना क्या बोलेंगे,
रिडक्शन। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि पीबीओ रिड्यूस्ड इनटू पीबी। ये जो लिखा है ना कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये गलत है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वी कैन से दैट, लेड नहीं। तो आप गलत ही चुनना है, पहले देख लेते हैं। शीशा नहीं बल्कि लेड ऑक्साइड जो है ना रिड्यूस्ड हो रही है, बात सही है, पीबीओ रिड्यूस हो रहा है ना कि पीबी। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सॉरी गेटिंग ऑक्सीडाइज। अब देखो कार्बन की अगर मैं बात करूं, कार्बन इधर था सी और इधर CO2 हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऐड हो रहा है। तो भैया कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये गलत है, ये गलत है, और आपको गलत ही चुनना, सही वाला नहीं। अब देखो सी क्या है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है बिल्कुल, कार्बन में ऑक्सीजन जो रहे तो सही है। लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, ये भी सही है। तो सी और डी तो सही है, तो आपको सी डी तो चुनना नहीं है, आपको गलत चुनना है। तो ए और बी सही, गलत है, ये दोनों गलत है। ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप ध्यान रखो, ठीक है। तेल के नमूनों को लंबे समय तक ताजा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, मतलब रेंसिडिटी प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? तो एक का तो जिक्र अभी किया गया है, ऑक्सीजन तो यूज करना नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, एक ही ऑप्शन ठीक बचता है, हीलियम और नाइट्रोजन, ये लगा। रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो विकृत गंधिता एक तरीके से ऑक्सीडेशन का ही प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही। सभी लोग सेशन लाइक करो, शेयर करो, और ज्यादा से ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करो, इतना मैं बोलूंगा। फिलहाल चैप्टर ही खत्म कर दिया, वन शॉट में ही खत्म कर दिया, थोड़ा लंबा है, देखो इसका दूसरा पार्ट नहीं होगा, एक ही पार्ट में सारा खत्म कर दिया। मेरा टारगेट था कि एक ही पार्ट में देखते हैं खत्म करके कितना लंबा होता है, तो 1.5-2 घंटे हुए होंगे, कितना हुआ है? हाँ, तो इतना तो हम पढ़ ही सकते हैं ना। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली क्लास में, ओके बाय बाय। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल, बाकी कुछ करो ना करो, रेगुलर क्लासेस को देखो, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में बाकी और भी क्लासेस है, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप फॉलो करो इस चैनल को, फेसबुक को भी फॉलो करो, साइंस बाय सुमित सर, ये पेज है फेसबुक का, इसको भी फॉलो करो, खोजो फॉलो करो, उस पर भी नई नई जानकारियां आपको मिलेंगी, बहुत कुछ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, ओके बाय।